दोस्तों स्मार्टफ़ोन में बैटरीज़ तो अब काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी की आने लग गई हैं, जैसे 4500 एमएएच 5000 एमएएच और यहाँ तक कि 6000 एमएएच की बैटरी अब आपको स्मार्टफ़ोन्स में दिख जाएगी। और दूसरी तरफ चार्जिंग की स्पीड जो है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे 10 वॉट की चार्जिंग पहले हुआ करती थी 4-5 साल पहले, वो फ़ास्टेस्ट चार्जिंग मानी जाती थी, लेकिन अब जो है चीज़ें बदल गई हैं। अब आप देखोगे कि 18 वॉट, 27 वॉट, 30 वॉट और 50 वॉट और इवन 65 वॉट तक की चार्जिंग अब आपको नॉर्मल स्मार्टफ़ोन्स में देखने को मिल जाएगी। तो अब ये एक सवाल आता है कि क्या आपको बड़ी बैटरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एक फ़ास्टर चार्जिंग वाला फ़ोन पे जाना चाहिए? चलिए इसी बात को आज डिस्कस करते हैं और मैं बताऊँगा दोनों के ही फ़ायदे और नुकसान। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। अब आप मार्केट में देखोगे कि कई सारे ब्रांड तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी दे देते हैं और उस बैटरी को ही एक फ़ोन का मेन पॉइंट बना के, एक सेंट्रल पॉइंट बना के उसको ऐसे पोज़ीशन करते हैं कि वो बस आप फ़ोन बैटरी के लिए ले लो और कोई चीज़ तो आपको देखने की उसमें ज़रूरत है नहीं। जैसे कुछ फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगा बजट रेंज में जैसे 10,000 के नीचे है तो उसमें दे देंगे कि 5000 एमएएच की बैटरी है और किसी-किसी में तो 6000 एमएएच की बैटरी है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस में बिल्कुल बेकार। परफ़ॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो रहती है, या बेकार के प्रोसेसर्स यूज़ कर लेते हैं और डिस्प्ले भी उतना अच्छा नहीं होता है। डिस्प्ले नहीं अच्छा होता है, उससे होता क्या है कि बैटरी परफ़ॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर वो ये क्लेम कर सकते हैं कि इसकी बैटरी तो यार 3-3 दिन तक चल जाती है। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या बैटरी आपके लिए एकदम प्राइम चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है, मुझे नहीं लगता। बैटरी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर है बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन तब भी फ़ोन आप एक परफ़ॉर्मेंस के लिए लेते हो। अगर परफॉर्मेंस कम है तो मुझे लगता है कि बैटरी के पीछे बहुत ज़्यादा जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरी बात जो बड़ी बैटरीज़ के साथ आती है, वो ये है कि हाँ, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइफ़ देती हैं एक बार चार्ज करने पे। लेकिन आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की है, तो वो उसका फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से और एक ओवरऑल जो फ़ील आता है, उस पर्सपेक्ट से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप के हाथ में बहुत भारी सा फ़ोन है 200-250 ग्राम का, तो वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी अब तो इतनी बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स की फ़ोन आते हैं कि ऑलरेडी वो भारी होते हैं। अब उसमें अगर आप बैटरी दे दोगे 6000 और 5000 एमएएच की, तो वो थोड़े और ज़्यादा बल्की लगते हैं और वो बिल्कुल एडवांस नहीं लगते हैं या फ्लैगशिप वाले नहीं लगते हैं। ये भी एक कारण है कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में क्योंकि उनको वो हल्का बनाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पतला बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना चाहिए बैटरी कैपेसिटी के बारे में कि अगर आपके फ़ोन का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर खींचता है, यानी कि अगर आपका प्रोसेसर उतना एफ़िशिएंट नहीं है पावर में, तो आपको उतनी बड़ी बैटरी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हिस्टोरिकली एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो 2016 में आया था रेडमी नोट 3 जिसकी बैटरी कैपेसिटी थी लगभग 4000 एमएएच और उसका जो प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 650 वो 28 नैनोमीटर का एक आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर था। परफॉर्मेंस तो उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटरी की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। 1 दिन तक उसकी बैटरी आराम से चल जाती थी, लेकिन अगर आप सोचो कि उसकी बैटरी को आप डेढ़ से 2 दिन चला लो, तो ऐसा नहीं हो पाता था। वहीं 2017 में जब रेडमी नोट 3 का ही अपग्रेडेड वर्ज़न यानी रेडमी नोट 4 आया था, उसमें भी 4000 एमएएच की ही बैटरी थी, लेकिन उसका प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 625 जो कि 14 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पे बना था, यानी कि आधा साइज़ पे वो प्रोसेसर बना था। इसकी वजह से होता क्या था कि वो प्रोसेसर उतना ही पावरफुल था लेकिन उसकी बैटरी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 650 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब अगर आप उस बैटरी को लाइट यूसेज पे यूज़ करते थे, तो वो आराम से 2 दिन के आस-पास तक चल जाती थी और वो सिर्फ़ इसलिए होता था क्योंकि उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट था। तो ये एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है, वो बड़ी बैटरी हो लेकिन तब भी प्रोसेसर की एफिशिएंसी यानी कि प्रोसेसर कितना बैटरी पे परफॉर्मेंस दे पाता है, वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेसर की बैटरी एफिशिएंसी के साथ-साथ डिस्प्ले का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट पे चलती है और बहुत ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन है तो भी बैटरी की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो बैटरी को यूज़ करने वाली चीज़ है वो आपके फ़ोन की डिस्प्ले ही है आफ्टर प्रोसेसर। जो डिस्प्ले टाइप है यानी कि जो डिस्प्ले ग्रेड यूज़ किया गया है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके फ़ोन में जैसे एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है तो नेचुरली बहुत कम बैटरी लेता है और अगर आप उसको डार्क मोड में ज़्यादातर चलाते हो और डार्क कलर्स देखते हो उसपे डिस्प्ले पे,
तो बहुत ज़्यादा बैटरी बचाता है, वो आपको पता भी चलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्लेस जब आप स्पेशली ब्लैक कलर देख रहे हो, तो उसका कोई भी जो पिक्सल है वो लाइट अप नहीं होता है, तो नेचुरली बैटरी को बचाता ही है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना हो डिस्प्ले टाइप्स के बारे में, तो मेरा एक वीडियो जो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूँगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो और जान सकते हो कि अलग-अलग डिस्प्लेस बैटरी ज़्यादा कम क्यों लेते हैं। तो ये हो गई बात बैटरी कैपेसिटी की। अब बात करते हैं कि फास्ट चार्जिंग का भाई क्या फंडा है। यार चार्जिंग टेक्नोलॉजी में पिछले 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और बैटरीज़ को कैसे ज़्यादा फास्ट चार्ज किया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है अलग-अलग कंपनीज़ ने। और अगर मैं इंडिया में स्मार्टफ़ोन्स की बात करूँ तो सबसे पहले OnePlus 3 अपने डैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आया था, जो कि उसकी 3000 एमएएच की बैटरी को लगभग 1 घंटे में फुली चार्ज कर देता था 0 से 100 तक। इस टेक्नोलॉजी को OnePlus ने कहा था डैश चार्ज टेक्नोलॉजी, और वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। उसकी वजह से एक यूएसपी बन गया था उस फ़ोन का, और वो फिर काफ़ी ज़्यादा बिके थे, वो आपको पता ही है। और तब से लेकर आज तक OnePlus के काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं जिन्होंने इस फास्ट चार्जिंग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, और अभी तो OnePlus का जो 8 Pro है वो 50 वॉट चार्जिंग के साथ आता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ OnePlus ने ही इस पे रिसर्च करी है और इम्प्रूव किया है, बाकी कंपनीज़ भी इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी फास्ट चार्जिंग के बिज़नेस में। जैसे हुआवे ने अपना एक सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी निकाली थी, फिर गूगल ने यूएसबी पावर डिलीवरी वाली टेक्नोलॉजी निकाली थी, एप्पल ने भी फास्ट चार्जिंग में ट्राई किया हुआ है, और क्वालकॉम की आप जानते होंगे कि क्विक चार्ज टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, प्रोसेसर्स को सपोर्ट करती हैं स्नैपड्रैगन की। और इसके साथ-साथ जो मिड रेंज की कंपनीज़ हैं, जैसे ओप्पो, रियलमी और रेडमी, वो भी अपनी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने भी इम्प्रूव कर दिया है, और बहुत फास्ट चार्जिंग के साथ अब आने लग गए हैं इनके फ़ोन। करंटली इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन है इस समय रियलमी का X50 Pro। 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग पावर अडैप्टर के साथ आता है, और उसकी 4200 एमएएच की बैटरी को वो सिर्फ 35 मिनट्स में 0 टू 100 चार्ज कर देता है। ये अलग ही लेवल का एक पागलपन नज़र आता है, और इस टेक्नोलॉजी को ओप्पो ने बनाया है, तो हैट्स ऑफ यार ओप्पो को इस टेक्नोलॉजी के लिए। इस टेक्नोलॉजी को रियलमी कहता है सुपर डार्ट फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का बेसिक कांसेप्ट क्या है। तो कई तरीके की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन जो एक बेसिक कांसेप्ट जो हर कंपनी के साथ कंसिस्टेंट है, वो ये है कि वो किसी तरह जो बैटरी में पावर डिलीवरी है चार्जिंग के टाइम, उसके पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जो आप देखोगे बड़े-बड़े अडैप्टर आते हैं, जितनी फास्ट चार्जिंग होती है, जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है, उतने ही बड़े-बड़े, मोटे-मोटे अडैप्टर आते हैं, उतनी ज़्यादा पावर को डिलीवर कर पाते हैं वो अडैप्टर्स। उसके साथ में प्रोसेसर्स का भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी फास्ट चार्जर लगा दिया अपने किसी भी फ़ोन पे जो सपोर्ट भी नहीं करता है फास्ट चार्जिंग को, और आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेसर नहीं सपोर्ट करता है, वो उतनी पावर लेगा ही नहीं उस अडैप्टर से। पावर का फंडा मैं अगर आपको समझाऊँ तो आप ऐसे समझ लो, जैसे 65 वॉट की चार्जिंग है, उसको आप अगर आप कंपेयर करोगे 50 वॉट की पावर लेने वाले आजकल फैन्स आते हैं। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 45 से लेकर 50 वॉट के ही आजकल फैन्स आते हैं। तो आप सोच लो कि वो कितनी छोटी-सी जो बैटरी है फ़ोन की, उसपे हम लोग कितनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं उस अडैप्टर के थ्रू। तो अगर इतनी पावर दे रहे हैं, तो करंट बढ़ा के हम लोग देते हैं। अब इतना ज़्यादा करंट हम उसको दे देंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगी। चलिए यही देखते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं फास्ट चार्जिंग की, और कितनी चार्जिंग की स्पीड आपके लिए सही रहेगी। फास्ट चार्जिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और साइंटिस्ट ने कई सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे पहले भी बताया हुआ है कि ये तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करने से बैटरी की जो ओवरऑल लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने कोई फास्ट चार्जिंग फ़ोन को फास्ट चार्ज होते हुए देखा है, तो आप महसूस करोगे कि वो फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है चार्जिंग के टाइम पे, और पीछे से उसका टेम्परेचर इवन 40 डिग्री तक पहुँच जाता है बैक टेम्परेचर। तो इससे पता चलता है कि जो हीट होती है वो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है जब आप उसको फास्ट चार्ज करते हो। और इस हीट को काउंटर करने के लिए भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जैसे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है फास्ट चार्जिंग के टाइम पे कि फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो। फिर उसके बावजूद फ़ोन्स थोड़े तो गर्म हो ही जाते हैं, और गेमिंग आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर रहे हो, और चार्जिंग के टाइम पे गेम तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन फ़ोन्स कुछ फट भी सकते हैं फास्ट चार्जिंग के टाइम पे गेमिंग करने से, क्योंकि प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है इस वजह से। फास्ट चार्जिंग के साथ जुड़ा हुआ एक और इश्यू है कि उससे ना बैटरी की लाइफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं रहती, और धीरे-धीरे डिग्रेड होती रहती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और अगर आपके पास कोई नॉर्मल चार्जर है, तो आप फ़ोन को ना कई बार उस नॉर्मल चार्जर से चार्ज किया करो,
ताकि वो बैटरी अपना आराम से धीरे-धीरे चार्ज हो और उसकी बैटरी लाइफ पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अगर आपको सही में जल्दी है, तो आप बिल्कुल फ़ास्ट चार्जर यूज़ करो, लेकिन तब भी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप उसको स्लो चार्जिंग भी दे सकते हो और उससे आप अपनी बैटरी की लाइफ को ज़रूर बढ़ा सकते हो। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको किस कॉम्बिनेशन की बैटरी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहिए। देखिए, हर यूज़र की अपनी-अपनी नीड्स होती हैं और उसके अपने-अपनी प्रेफ़रेंसेस होते हैं। किसी को फ़ास्ट चार्जिंग ज़्यादा पसंद है ख़ास तौर पे और किसी को तो बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है और ज़्यादा सही रहता है उसके लिए, भले ही चाहे उसकी फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी-सी स्लो हो। मेरी रिकमेंडेशन में अगर आपकी फ़ोन की बैटरी 4000 एमएएच से कम है, तो वो एक एक्चुअली में प्रॉब्लम है। फ़ास्ट चार्जिंग होने के बाद भी 4000 एमएएच से कम की बैटरी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आपको 4200 और 4500 एमएएच के आसपास की बैटरी मिल रही है और साथ में 18 से 27 वॉट की चार्जिंग मिल रही है फ़ोन में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड ऑप्शन है। उतनी चार्जिंग स्पीड से आपकी बैटरी 0 से 100 तक 1 से डेढ़ घंटे में चार्ज कर देगी और 4500 एमएएच तक की बैटरी होगी, तो आपकी आराम से 1 दिन तो मेरे हिसाब से चल ही जानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं यूज़ करते हैं, तो वो बैटरी तो डेढ़ दिन भी चल सकती है आराम से और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का भी एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। तो गाइस इतना ही था मेरी तरफ से और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। और आप भी बताओ कि आपको बड़ी बैटरी ज़्यादा पसंद है या आपको फास्ट चार्जिंग ज़्यादा पसंद है? जो भी हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो या कोई आइडिया हो जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ या किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो मुझसे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ, रिकमेंड करो कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।